हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक कहानी हम रीड करेंगे। इसका टाइटल है द क्रो एंड द कोबरा। एक तरफ है कौवा, दूसरी तरफ है कोबरा। कहानी वाली जो सीरीज में कंटिन्यू कर रहा हूं, इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि जो बिगिनर्स हैं इस चैनल पर, जिनको इंग्लिश में वाक्यों के संरचनाओं का पता नहीं होता, छोटी छोटी चीज़ें वो मिस कर जाते हैं, उन चीज़ों को पकड़ें, अच्छे से मजबूत करें अपना फाउंडेशन, उसके बाद अपने लेवल को आप अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ छोटी छोटी बातें मैं बताऊंगा और एंड तक सेशन देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होंगे आप इस कहानी को पढ़ने के बाद खुद के शब्दों में लिखने की कोशिश आप कीजिए, कमेंट करिए, अपनी कहानी बनाकर कमेंट करो। कहानी यही होगी लेकिन आपके शब्दों में होगी। ठीक है, समझते चलिएगा। इसका पीडीएफ वैसे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। लिंक मिलेगा आपको एक और आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का, वो एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर लें और वहाँ पर आपको डिफरेंट प्रकार के पेड कोर्सेज अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, क्रो एंड द कोबरा। मैंने आपको शायद एक पहले के सेशन में बताया हो कि एंड जो है अपने दोनों साइड में सेम काइंड ऑफ थिंग्स लेता है। चूंकि देखो द लग रहा है, वैसे तो द की आवश्यकता ही नहीं है फिलहाल तक तो, लेकिन हम टाइटल के अंदर आर्टिकल की एरर्स या ग्रामर की एरर्स ज़्यादा निकालते नहीं हैं। खास तौर पर आर्टिकल की एरर्स नहीं निकालेंगे, टाइटल की बात जब तक करें। क्रो है वो नाउन है, डिटर्मिनर के बाद है, द डिटर्मिनर होता है और द फिर डिटर्मिनर है, फिर से ये नाउन है। एंड के दोनों तरफ चीज़ें सेम होती हैं तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि दोनों साइड में क्या है, नाउन्स हैं। ठीक है, तो क्रो और कोबरा की ये कहानी है। तो ये स्टार्ट करते हैं, इसको विस्तार से पढ़ते हैं और एक एक चीज समझ में आपको आएगी, बस आप देखते चलिए। देखिए, कह रहे देयर वॉज अ ट्री विच हाउस्ड अ क्रो कपल एंड अ कोबरा। एक सेंटेंस पूरा हो गया। देयर वॉज अ ट्री, देखो साहब, देयर से जब स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन लगाते हैं, बताया था, है ना। इन्वर्जन का मतलब वर्ब जो है वो अपने सब्जेक्ट से पहले आती है। तो आपसे पूछे कि वॉज किसको देखकर है, तो आपका आंसर होगा ट्री को देखकर है। समझ रहे हो। विच बीच में अगर आ रहा है तो इसे हम कहते हैं क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। अगर विच बीच में आता है तो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या बताएगा, अपने से पहले वाले शब्द के लिए आएगा, तो ट्री के लिए आ रहा है। ट्री की वर्ब है वो हाउस्ड है। हाउस वैसे होता है घर, लेकिन जब आप हाउस बनाते हो क्रिया, तो इसका मतलब घर में क्या करते हैं, हम रहते हैं, तो घर जो हाउस्ड क्रिया हुई, इसका मतलब है रहने की जगह देना। ठीक है। अ क्रो कपल, कपल मतलब क्रो और उसकी पत्नी, एंड अ कोबरा और एक कोबरा। अब क्या समझ में आया आपको कि एक ट्री था, एक पेड़ था, और वो पेड़ जो था उस पेड़ में एक तो क्रो कपल रहा करता था और एक कोबरा रहता था। समझ में आ गई बात। आपको देयर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको हाउस का मतलब समझ में आना चाहिए, विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो संबंध बताएगा पहले वाले शब्द से, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ट्री से पहले ए है क्योंकि ट्री के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं की है अभी तक हमने, तो पहली बार कोई चीज आती है तो ए का ही प्रयोग हम करते हैं या एन का प्रयोग करते हैं। आगे कह रहे हैं एवरी टाइम द क्रो लेड एग्स। यहां एक काम की बात आप समझ सकते हैं, एक वर्ड है ले की सेकेंड फॉर्म होती है लेड और थर्ड फॉर्म होती है लेड। अंडे देने के लिए भी यूज करते हैं, रखने के लिए भी यूज करते हैं, रखना। ठीक है, या फिर अंडे देना, इसके लिए भी हम यही वर्ब यूज करते हैं, ले। ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, मतलब इसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो यहां ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको। एवरी टाइम, हर बार। एवरी के बारे में याद रखिए कि एवरी जो है वो एक डिटर्मिनर है। एवरी क्या है, एक डिटर्मिनर है। ठीक है, इसका मतलब इसके बाद नाउन आएगी, डिटर्मिनर होगा तो नाउन आएगी। नाउन आएगी तो नाउन कैसी आएगी, तो नाउन यहां आएगी सिंगुलर, सिंगुलर नाउन। याद रखिए, एवरी के साथ में अगर कोई क्रिया लगानी पड़ जाए आपको, तब भी आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, एवरी का ये एक फंक्शन ध्यान रखें। तो हर बार, एवरी टाइम, हर बार। द क्रो, अब ये द क्रो क्यों आ गया, क्योंकि इस कपल की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब भी क्रो यहां अंडे देता, ठीक है, लेड आ रहा है किसके लिए, क्रो की सेकंड फॉर्म, ले की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो कोबरा, तो ये जो कोबरा है, कौन सा कोबरा, ये इस कोबरा की बात कर रहा है। ये जो कोबरा है ये ईट, यहां पे सेकंड फॉर्म दे रखी है ईट की, तो यहां ईट होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म और ईटन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जब भी अंडे देता था क्रो, तो जो कोबरा था एट देम अप,
ये दैम किसके लिए आ रहा है? ये दैम आ रहा है एग्स के लिए, ठीक है। ये दैम एग्स के लिए आ रहा है। एग्स नाउन है और नाउन के स्थान पर जो भी शब्द आएगा वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। और प्लूरल क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे एग्स क्या है? प्लूरल नाउन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है दैम। अगर यहाँ मान लीजिए कि एग होता, एक सिंगुलर होता, तो आप क्या लगाते हैं? यहाँ पे इट लगाते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी क्रो अंडे यहाँ पे देता तो कोबरा जो है वो उन्हें खा लेता। ईट की सेकेंड फॉर्म हो गई। और द कोबरा, क्योंकि हम कोबरा की चर्चा पहले कर चुके हैं, ये तो हम प्रीवियस स्टोरीज में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अपने शब्दों में आपको लिखना है, एक बार समझते हुए चलिएगा। डेस्परेट फॉर अ सोल्यूशन। डेस्परेट के दो मतलब होते हैं। एक डेस्परेट जो शब्द होता है, डेस्परेट जो शब्द है, इसका मतलब होपलेस भी होता है, डिसअपॉइंटेड होता है। एक तो डेस्परेट का मतलब क्या है? होपलेस, डिसअपॉइंटेड। जो यहां इसका मतलब है, इस कहानी में जो इसका मतलब है वो है इन क्राइंग नीड। बहुत बड़ी आवश्यकता जब आपकी कोई चीज की है, जब आप बहुत जरूरत है किसी चीज के, इसलिए आप डेस्परेट हो। जैसे आप डेस्परेट हो सफलता प्राप्त करने के लिए, आप डेस्परेट हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप डेस्परेट हो कि आपको इंग्लिश सीखने में आ जाए, है ना। तो ये डेस्परेट है, यहां पे इसका मतलब ये है। एक और इसका मतलब होता है, वो होता है होपलेस, ठीक है। या फिर आप इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे डिसअपॉइंटेड। या तो होपलेस कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? डिसअपॉइंटेड। निराश को बोलते हैं क्या? डेस्परेट। तो क्या कह रहा है? डेस्परेट फॉर ए सोल्यूशन। सोल्यूशन यहां नाउन है, कैसे पता लग रहा है? ए लग रखा है, ए के बाद में जो वर्ड आएगा वो क्या कहलाएगा? नाउन होगा। तो चूंकि इसको एक हल चाहिए था, किसको? क्रो एग जो कपल था उसको चाहिए था एक सोल्यूशन, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी सॉल्यूशन की, ऐसे तो अंडे दे रहे हैं और ये खाता जा रहा है, तो दे। अब ये दोनों पति पत्नी जो हैं वो स्पोक, स्पीक की सेकंड फॉर्म है, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पोकन। तो ये चले गए, किससे बात करी इन्होंने? अपने फ्रेंड से। देखो, दे ने बात करी, क्योंकि क्रो कपल प्लूरल है तो दे हो गया, और देयर यहां पे आ रहा है क्योंकि क्रो कपल का फ्रेंड है, तो कपल चूंकि प्लूरल है, पति पत्नी, इसलिए यहां पे देयर। अपने फ्रेंड से बात की। मैंने आपको शायद बताया हो पहले कि ये जो माई होता है, आवर है, योर है, हिज, हर, इट्स, देयर है, इनके बाद में जो शब्द आता है उसे हम नाउन कहते हैं। तो ये फ्रेंड जो है वो क्या है? नाउन है। और उनका मित्र का क्या नाम था? जैकल। जैकल के बारे में आप जानते हैं, सियार को या गीदड़ को बोलते हैं, ठीक है। अब ये आप बोलो कि द जैकल कैसे लगा दिया, ठीक है। ये पहली बार आया है जैकल अभी तक इसके अंदर, तो जय जैकल कैसे आ गया? ए क्यों नहीं लगाया? तो इसके पीछे कारण ये है कि आप जब नाउन इन एपोजिशन का सहारा लेते हो, नाउन इन एपोजिशन क्या होता है? ये नाउन इन एपोजिशन का मतलब होता है कि कोई भी नाउन के नज़दीक आप एक और नाउन रखते हो। देखो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लिखते हैं जयपुर और इसके आगे कॉमा लगा के आपने कर दिया द पिंक सिटी, तो ये आपने नाउन के नज़दीक एक नाउन रखा है। जयपुर नाउन है, इसके पास एक और नाउन क्या रख दिया? सिटी। तो ये क्या हो गया? नाउन इन एपोजिशन। नज़दीक रखी गई नाउन जो है वो नाउन इन एपोजिशन कहलाती है, और उससे पहले हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? द। तो फ्रेंड कौन? जैकल। तो जैकल यहाँ पे क्या होगा? नाउन इन एपोजिशन, इसलिए यहाँ पे द लग रहा है। अब जो जैकल था, कौन सा जैकल? जो ये इनका मित्र है, इसने सजेस्ट किया, सजेस्टेड सेकंड फॉर्म है। ये थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि इससे पहले कोई सहायक क्रिया नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो इसको थर्ड फॉर्म हम कहते हैं। तो जैकल ने, इससे सियार ने सुझाव दिया दैट की। अब देखो, सुझाव जब आप देते हो ना तो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसे सब्जेक्टिव मूड कहा जाता है। ये जो बात है हम कभी करेंगे, सब्जेक्टिव मूड इसको बोलते हैं। जब भी सजेस्टेड की बात आप करते हो, सजेस्टेड, फिर आगे जब किसी को सजेस्ट कर रहे हो और आगे सब्जेक्ट लगा रहे हो, वर्ब लगा रहे हो, तो वर्ब की बेस फॉर्म लगानी चाहिए। तो यहां देखो बेस फॉर्म है। अब अगर यहां ही भी होता ना, तब भी ये स्टील ही होता, ये स्टील्स नहीं होता, ये सब्जेक्टिव मूड होता है। सजेस्टेड जब लगाया या डिमांडेड लगाया, है ना, सजेस्टेड भी हो सकता है, डिमांडेड भी हो सकता है। इसके बाद जब आप कोई कंजंक्शन लगा के जब कोई सब्जेक्ट लगाते हो तो आगे बेस फॉर्म लगानी चाहिए। बेस फॉर्म क्या हो जाएगी? ही लगाओ, शी लगाओ, कुछ भी लगाओ, बेस फॉर्म आएगी, स्टील्स मत करना। तो जैकल ने यहाँ सुझाव दिया कि भाई उनको क्या करना है? उनको चुराना है। स्टील क्या है? स्टील, स्टोल, स्टोलन, चुराने की वर्ब्स होती हैं ये तीनों। तो कि वो चुरा लें। ए ज्वेल, ज्वेल क्या होता है? आभूषण, ठीक है, नाउन है क्योंकि ए के बाद आ रहा है। कहां से? फ्रॉम द क्वीन, रानी से चुरा के लेके आए। एंड पुट, और उसे डाल दें। पुट की फॉर्म तीनों सेम ही होती है वैसे, पुट पुट पुट, ये फर्स्ट फॉर्म ही कहलाएगी।
इट किसको, ज्वेल को, ये ज्वेल के लिए आ रहा है तो प्रोनाउन हो गया। कहाँ डालना है, कोबरा के होल में, कोबरा जिस बिल में रहता था उस होल में ये डालना है, ये उसने कह दिया, ठीक है। वंस, एक बार क्या हुआ, द क्रो सो द क्वींस नेकलेस, क्रो ने क्या किया, क्रो ने देखा एक बार, द क्रो, क्रो कौन सा, वही जो क्रो और क्रो की पत्नी में से कोई सा एक, सो देखा, सी की सेकंड फॉर्म है, क्वींस नेकलेस। अब ये क्वीन, द क्वीन क्यों, क्योंकि ये क्वीन ये वाली रानी है, और ये द लगाना वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन जिस भी क्षेत्र में रहते थे वहां के राजा रानी तो निश्चित रूप से एक ही होंगे, है ना, इसलिए द लग रहा है। तो कई बार क्या होता है कि नाउन का डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, नाउन के बारे में पता नहीं होता है, फिर भी वो नाउन डेफिनेट बन जाती है, इसे हम होमोफोरिक रेफरेंस कहते हैं। ये द लग रखा है क्यों, क्योंकि हम रानी जो उस क्षेत्र की रानी है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे द क्वींस नेकलेस, ठीक है। तो एक बार कौवे ने देखा रानी का नेकलेस कहाँ पर रखा था, एक पत्थर पर। वैसे तो स्टोन है ना वो काउंटेबल नहीं होता है, स्टोन को हम गिन नहीं सकते हैं, कब तक, जब तक कि ये मटेरियल नाउन है, जब तक ये कुछ बनाने के काम आ रहा है। मान लो दीवार बनाई, घर बनाया, तो वहाँ पे हम स्टोन का एस मतलब प्लूरल नहीं बनाएंगे इसका, लेकिन जैसे ही आप स्टोन को किसी और रूप में यूज कर रहे हो, जैसे ये तो पत्थर के रूप में यूज हो रहा है और ये कोई चीज़ बनाने के काम नहीं आ रहा है, तो फिर हम इसका बहुवचन बना सकते हैं। इससे पहले ए या एन भी लगा सकते हैं, तो ये ए लग रहा है क्योंकि कॉमन नाउन है, मटीरियल नाउन नहीं है। तो इस बात को आप चाहें तो नोट डाउन करना, इंपॉर्टेंट बात है। क्या बताया मैंने कि स्टोन, दो तरह की नाउन होती है स्टोन, या तो ये होती है मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन कब होगी, जब ये कुछ बनाने के काम आएगी, और या फिर ये कॉमन नाउन है जब कुछ बनाने के काम नहीं आए। सीधा सीधा लॉजिक समझ में आना चाहिए, जब कुछ बनाने के काम आए तो ये क्या है, मटीरियल नाउन, जब कुछ बनाने के काम नहीं आए तो क्या है, ये है कॉमन नाउन। तो बनाने के काम जब आएगी तो इसका प्लूरल फॉर्म नहीं कर सकते आप, इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं रखोगे, ठीक है। जबकि ये जो कॉमन नाउन है इसको आप प्लूरल फॉर्म में रख सकते हो, ठीक, ये ध्यान रखना। तो क्या कह रहा है, कह रहा है नेकलेस को देखा एक स्टोन पर, वाइल शी टूक अ बाथ इन द पॉन्ड। अब ये थोड़ा सा गलत है स्ट्रक्चर, वाइल बताता है कोई काम कंटिन्यूअस चल रहा था उस समय, तो वाइल शी वॉज टेकिंग आना चाहिए। वाइल के बाद में जनरली हम वॉज वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं अगर वो कंटिन्यूअस एक्शन डिनोट करे। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि वाइल होगा तो हमेशा ही वॉज वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, लेकिन वाइल जब आपको कंटिन्यूअस एक्शन को डिनोट करे तो कब देखा, जब रानी यहाँ नहा रही थी पॉन्ड में, ठीक है। वॉज टेकिंग अ बाथ, अब बाथ यहाँ पे नाउन है, बाथ, बाथ नाउन होता है, और एक होता है बेद, BATHE, ये वर्ब होती है, ये स्नान करना होता है, ये स्नान होता है। पोंड तालाब, अब पोंड के पहले भी द नहीं आना चाहिए, लेकिन चूंकि वो देख रहा था उसी पोंड की बात है, जिसके पास पत्थर रखा था वही पोंड है, तो निश्चित हो गया द पोंड है। पिकिंग इट अप, इसको उठाते हुए, पिकिंग उठाते हुए, ING फॉर्म लग रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये कहलाता है, एडजेक्टिव का काम करता है, तो ING लगकर एडजेक्टिव भी बनता है, नाउन भी बनता है, वर्ब भी बनती है। पिकिंग, इट किसके लिए आ रहा है, उस ज्वेल के लिए, पिक अप को मतलब उठाना होता है, उसे उठाते हुए, शी फ्लू, जो उस कौवे की पत्नी थी वो उड़ गई। फ्लू क्या होता है, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, ठीक है, वो उड़ गई। एंड ड्रॉप्ड इट, और इसको डाल दिया, किसको, ज्वेल को, कहाँ पर, कोबरा के होल में, ठीक है, जैसा बताया था वैसा कर दिया। द सोल्जर्स चेज्ड, चेज्ड क्या होता है, पीछा करना, फॉलो करना। सोल्जर्स जो थे उस रानी के, उन्होंने पीछा किया, किसका, क्रो का, एंड सो, और देखा, व्हाट शी हैड डन, कि उसने क्या किया था, ठीक है। दे बैंग्ड, बैंग मतलब होता है हिट करना, स्ट्राइक करना, प्रहार करना, हिट करना, स्ट्राइक करना, प्रहार करना। देयर, देयर आ रहा है, सोल्जर्स चूंकि बहुवचन है, दे है इसलिए देयर पजेसिव एडजेक्टिव, ये नाउन। स्पाइक होता है नुकीले, जो भालेनुमा एक आकृति होती है, वेपन की, हथियार होता है उसको बोलते हैं। तो उन्होंने अपने स्पाइक्स को होल में स्ट्राइक किया, जो बिल था उसके अंदर दे दे के मारा, यूं स्ट्राइक किया उससे, ठीक है। द कोबरा वॉज स्केयर्ड, स्केयर्ड क्या होता है, एफ्रेड, वो डर गया। एंड केम, और आया, आउट ऑफ द होल, उस होल से बाहर। आउट के साथ में हमेशा याद रखिए ओव आएगा, कभी कभी हम फ्लो में फ्रॉम को सही मान लेते हैं, फ्रॉम सही नहीं होता है, ओव आता है हमेशा। सीइंग द वेपन्स, इन वेपन्स को देखकर, इन हथियारों को देखकर, ही किसके लिए आ रहा है, कोबरा के लिए। कई बार हम एनिमल्स के लिए इट लगा देते हैं, कई बार ही शी भी लगाते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सीइंग द वेपन्स, इन वेपन्स को देखकर, ही एस्केप्ड फ्रॉम, एस्केप का मतलब, एस्केप के साथ फ्रॉम लगता है, इसका मतलब होता है बच निकलना, भाग जाना। वो भाग गया उस प्लेस से, नेवर टू रिटर्न, और भागा भी ऐसे कि कभी वापस नहीं लौटना है, तो कभी नहीं लौटने के लिए चला गया वहां से।
द सोल्जर्स टुक द नेकलेस, अब ये नेकलेस कौन सा है जो उसने चुराया, द लग गया इससे पहले, तो सोल्जर्स जो थे उन्होंने लिया, टेक की सेकंड फॉर्म है, किसको, नेकलेस को। द क्रोज लिव्ड हैप्पीली फॉर एवर, जो क्रोज थे, जो क्रो कपल था, लिव्ड रहने लगा, हैप्पीली ये एक एडवर्ब है, ये हैप्पीली किसके लिए आ रहा है, लिव की विशेषता बता रहा है, रहने लग गया कैसे, तो कैसे की जो बात आएगी, हाउ का जो आंसर होगा वो एडवर्ब होता है, खुशी खुशी रहने लग गया, फॉर एवर हमेशा के लिए। अब ये इसका क्या है, टाइटल देखिए, इसका जो मोरल है वो क्या निकलेगा, होप फॉर द बेस्ट आउटकम, कि हमेशा आशा रखें सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट की, आउटकम क्या होता है, रिजल्ट, कि सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट की आशा रखें, एंड नेवर गिव अप, और कभी भी कुछ मतलब हिम्मत ना हारें, गिव अप का मतलब सरेंडर करना, हिम्मत हारना, आशा छोड़ना, ये कहना चाहता है। तो ये था इस स्टोरी में। मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।